तो आज हम लोग 1857 की बात करेंगे। ये चैप्टर 4 यहाँ मिसप्रिंट है, कॉपी पेस्ट में झंझट होता है। चैप्टर 5 है ये। आगे देखते हैं। 1857 आधुनिक भारत में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है, क्योंकि एक तरह का इंटरैक्शन था। वायलेंट इंटरैक्शन आप उसको भले ही कह दें, लेकिन एक इंटरैक्शन था जहाँ जो हमारी पारंपरिक भारतीय व्यवस्था थी, खास करके राजनीतिक व्यवस्था थी, वो सीधे-सीधे जो नई व्यवस्था, जो वैश्विक व्यवस्था उभर के सामने आ रही थी, वो सीधे-सीधे अ, उसके साथ जुड़ रही थी। और ये एक नई तरह की प्रशासनिक सोच, नई शासन व्यवस्था, ये सारी चीज़ें अंग्रेज़ों के माध्यम से हमारे पास आने वाली थी। अब ये कहा नहीं जा सकता कि 1857 में अगर विद्रोही या भारतीय अगर अंग्रेज़ों को निकालने में कामयाब हो जाते तो इतिहास क्या होता? क्योंकि इतिहास में इस तरह के प्रश्नों की गुंजाइश नहीं होती। अ, लेकिन ज़ाहिर है कि भारतीयों को आधुनिकता का एक अच्छा खासा डोज़ मिल चुका था। उन्हें ये समझ में आ चुका था कि हमारी जो पुरानी पद्धतियाँ हैं और पुराने तरीके से जिस तरह से हम लोग आपस में यहाँ व्यवहार करते आए हैं, आपस में राजनीतिक व्यवस्था जिस तरह से हम चलाते आए हैं, वो सब चीज़ें अब चलने वाली नहीं हैं। लेकिन फिर भी ये 1857 के समय में ये लोग इकट्ठा हुए थे और उनके अंदर दिल में आशा यही थी कि फिर से ये लोग फिर से सब कुछ पुरानी व्यवस्था की तरह हो जाएगा और दिल्ली से पालन तक मुगल बादशाह बैठेंगे और बाकी के क्षेत्र में, बाकी हम अपने-अपने क्षेत्र में हम लोग अपना-अपना शासन चलाएँगे। तो ख़ैर उससे पहले हम लोग थोड़ा देखते हैं कि अ, उससे पहले क्या चीज़ें हो रही थी। क्या चीज़ें कैसे ये बात 1857 के क्रांति तक ये बात पहुँची कैसे? तो पहली बात है कि 1857 के मध्य के दौरान नवाबों और राजाओं की शक्ति और अधिकार में गिरावट शुरू हो गई थी, क्योंकि इन्हें विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा। शासकों के रूप में उनकी स्वतंत्रता कम हो गई, क्योंकि ब्रिटिश निवासी उनके दरबार में रेज़िडेंट के रूप में तैनात थे और अ, अंग्रेज़ों ने उनका शस्त्र बल धीरे-धीरे कम कर लिया, क्षेत्रों को जब्त कर लिया, राजस्व छीन लिया। अपने हितों की रक्षा के प्रयास में कई शासक परिवारों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बातचीत की। झांसी ने मांग की, बात की कि अपना हमारे दत्तक पुत्र को असली उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता दे दी जाए। इसी प्रकार अ, इसी प्रकार पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने अपने पिता के की पेंशन का अनुरोध किया। लेकिन इन चीज़ों को अंग्रेज़ों ने खारिज कर दिया, नकार दिया, क्योंकि उन्हें अपनी सैन्य शक्ति और चेष्टा पर भरोसा था। अवध सबसे अंत में किए जाने वाले जो क्षेत्र थे उनमें से एक था, जिसमें 1801 में ही एक सहायक गठबंधन थोप दिया गया था और 1856 में जाकर के अंग्रेज़ों ने इस पर कब्ज़ा किया और उस समय जो गवर्नर जनरल थे डलहौज़ी, उन्होंने दावा किया कि ये अधिग्रहण अ, इसलिए सही है क्योंकि कंपनी के शासन के तहत कुशासन और को खत्म करके उचित प्रशासन करने की आवश्यकता है। इसके अलावा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल को समाप्त करने की, मुगल वंश को समाप्त करने की योजना बनाई। कंपनी द्वारा चलाए गए सिक्कों से मुगल राजा का नाम, शासक का नाम हटा दिया गया। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौज़ी ने घोषणा की कि राजा मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद उसके परिवार के
को दिल्ली के लाल किले से स्थानांतरित कर दिया जाए। 1856 में कैनिंग ने घोषणा की कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक होंगे। उनके किसी भी वंशज को राजा के रूप में या शासक के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी, उन्हें केवल राजकुमार के नाम से ही संबोधित किया जाएगा। यानी धीरे धीरे अंग्रेज, जैसा कि हमने पहले भी देखा कि अंग्रेज कभी भी जल्दबाजी नहीं करते थे, चाहे वो राज्य को जीतने की बात हो, वो बहुत ही पैशेंटली इंतजार करते थे, जितना है उतने में वो रुकते थे। और जाहिर है इसके लिए वो पैसेंस की बात से ज़्यादा ये बात इम्पोर्टेंट थी कि इस तरह की जल्दबाजी के लिए उन्हें अपने देश से अपने हुक्मरान जो उनके थे, उन हुक्मरानों का कोई परमिशन मिलने वाला भी नहीं था। तो इसलिए वो धीरे-धीरे अपनी सारी स्थिति को देख करके, समझ करके तब वो स्टेप्स उठाते थे। तो इसलिए आप उसी तरह से आपने यहाँ देखा कि एक बारगी उन्होंने मुगल वंश को समाप्त नहीं किया, क्योंकि संभव है उन्हें लगा कि अगर समाप्त करते हैं तो क्या रिएक्शन होगा, पब्लिक का क्या रिएक्शन होगा। तो पहले उन्होंने सिक्के से नाम हटाया, फिर 49 में उन्होंने देखा कि इनके बाद जो है सो इनको यहाँ से हटा दिया जाएगा, जो कि पावर का एक सिंबल बना हुआ है था, लाल किला। तो वहाँ से हटाने का मतलब है कि इनको सत्ता से हटा दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि इनको शासक से के रूप में हटा दिया जाएगा। हाँ, ये 56 में जाकर के फिर ये 7 साल इंतजार करते हैं, तो गवर्नर जनरल कैनिंग कहते हैं कि अंतिम मुगल राजा हों। तो इस तरह से ये स्टेप वाइज ये काम करते हैं। तो अब ये देखते हैं कि बहुत ही सिंपल कुछ-कुछ इसमें हमने डिस्ट्रैक्टर्स डाले हैं। अब देखिए, आप लोग इसको पकड़ते हैं। नवाबों और राजाओं की शक्ति के में और अधिकार में गिरावट का एक प्रमुख कारण क्या था? लोकप्रिय समर्थन का अभाव, शासक परिवारों के भीतर का आंतरिक संघर्ष, ब्रिटिश सैन्य प्रभुत्व, वित्तीय कुप्रबंधन। अब इसके उत्तर को आप अपने चार्ट बॉक्स में लिखिए। राहुल जी, आपने सही उत्तर दिया है। आदित्य जी, इस सवाल को ध्यान से देख लीजिए एक बार। शक्ति की और अधिकार की गिरावट इस समय में शासक परिवारों के आंतरिक संघर्ष का कुछ खास मामला बसता नहीं था। ये हम लोग देखिए, एक प्रश्नों को जवाब देते समय एक ट्रिक मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ कि आप देखिएगा कि पीछे का प्रश्न जो है वो किस हिस्ट्री में खासकर काम करता है, कि पीछे का प्रश्न किस समय से पूछा गया है। तो प्रश्न जैसे-जैसे आगे बढ़ता है, तो वैसे-वैसे आप भी उसको आगे बढ़ाते जाइए। ये जो आप उत्तर दे रहे हैं आदित्य जी, ये अ, आप कह सकते हैं कि आप मराठा आपके दिमाग में होगा, तो मराठा के हिसाब से ये उत्तर सही होगा। लेकिन ये अभी हम लोग 1857 तक पहुँचने वाले हैं। तो हमने पिछले क्लास में ही मराठों और इन सब की कहानी खत्म कर ली है। तो अब ये 1857 के कॉन्टेक्स्ट में यानी अंग्रेज़ों के अधीनस्थ रहते हुए इनके अधिकार और शक्ति में गिरावट क्यों आई? यानी जब अंग्रेज़ों ने अपने संप्रभुता का दावा कर लिया था, यानी वो अब वास्तविक रूप से उनको अपने अधिकार में नहीं लिया था, लेकिन अपने वो रेज़िडेंट्स उन्होंने रख दिए थे अनेक राज्यों में और धीरे-धीरे फैल रहे थे। तो उस समय की बात है, गिरावट का मुख्य कारण क्या था? तो ये यहाँ जो उत्तर है उसमें वित्तीय कुप्रबंधन तो अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप के का परिणाम था एक। और यहाँ कारण पूछ रहा है, कारण क्या था? वित्तीय कुप्रबंधन तो उनके प्रभुत्व का एक परिणाम था। लोकप्रिय समर्थन का अभाव भी यहाँ पर
कोई बहुत रेलेवेंट नहीं है। और आंतरिक संघर्ष की जो बात है, अब यहाँ मामला आंतरिक संघर्ष का तो राज्य परिवार में हमेशा से रहा है, लेकिन यहाँ जो है मुद्दा सीधे सीधे सैन्य प्रभुत्व का, कि अंग्रेजों का सैन्य प्रभुत्व बढ़ा, इसलिए इनकी अधिकार और शक्ति में और ज्यादा गिरावट आई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल वंश को समाप्त करने की योजना कैसे बनाई? सिक्कों से मुगल राजा का नाम हटा के मुगल और ब्रिटिश परिवारों के बीच अंतर्विवाह करके बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक होंगे, मुगल वंश को ब्रिटिश राज के प्रति गद्दार घोषित करें। बहुत ही आसान डिस्ट्रैक्टर्स दिए गए हैं, दो पर ही आप विचार कर सकते हैं। निसार, डोंट रश, थिंक। देखिए, सिंपल बीपीएससी का जो जनरल स्टाइल और ट्रेंड रहा है, उसमें ये लोग सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं। बी और डी को तो आप सीधे खारिज कर सकते हैं। आदित्य जी भी उसमें ही में फंस गए। ध्यान से देखिए, समाप्त करने की योजना बनाई। योजना बनाने का मतलब है, सिक्के से तो नाम उन्होंने चुपचाप से हटा दिया, आगे सिक्का छापा, उसमें कुछ नहीं था। योजना बनाई का मतलब कुछ उन्होंने घोषित किया। तो उन्होंने क्या घोषित किया? बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल राजा होंगे। इसी घोषणा के साथ उन्होंने मुगल वंश को समाप्त करने की योजना सेट कर दी। सत्ता और प्राधिकार के क्षरण का शासक परिवारों पर क्या प्रभाव पड़ा? वे अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के साथ गठबंधन के माध्यम से अपना प्रभाव बनाए रखने में सक्षम थे। उन्हें अपने क्षेत्रों और संसाधनों पर नियंत्रण बनाए रखने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्हें अपने अधिकार को कम करने के ब्रिटिश प्रयासों का सफलतापूर्वक विरोध किया। उन्होंने बदलते राजनीतिक परिदृश्य को अपनाया और महत्वपूर्ण स्वायत्तता बरकरार रखी। ठीक है, इसमें से भी कुछ डिस्ट्रैक्टर्स तो आप बहुत ही आसानी से खारिज कर सकते हैं। जैसे गठबंधन की बात तो उस समय हुई नहीं। गठबंधन तो एक ही बना जब 57 का विद्रोह हुआ, तो उस समय एक सब लोग साथ हुए मुगल के सत्ता के अंदर। तो पहला तो आप खारिज कर सकते हैं। उसके बाद तीसरे को भी आप खारिज कर सकते हैं। उन्होंने अपने अधिकार को कम करने के ब्रिटिश प्रयासों का सफलतापूर्वक विरोध किया। सफलतापूर्वक विरोध कर देते तो जाहिर है उनका अंग्रेजों का राज ही नहीं आता। अब जो बचता है, पहला है उन्हें अपने क्षेत्रों पर और संसाधनों पर नियंत्रण बनाए रखने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा, और उन्होंने बदलते राजनीतिक परिदृश्य को अपनाया और महत्वपूर्ण स्वायत्तता बरकरार रखी। ध्यान से पढ़ना है राहुल जी। महत्वपूर्ण स्वायत्तता बरकरार रखी, सिग्निफिकेंट ऑटोनॉमी। सिग्निफिकेंट ऑटोनॉमी का मतलब है कि इतनी ऑटोनॉमी जिसमें कि ऑटोनॉमी उनका ऐसा था कि जो कि एक उसको किस रूप में कहा जाए, जैसे कि वो कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने की स्थिति में थे। उनको तो सर कुछ पावर दिया गया था ना, मतलब कुछ जैसे मतलब डिसीजन कुछ लेना, वो तो ले सकते थे ना वो लोग।
जब वो अपने अगला मेरा शासक कौन होगा इसके बारे में भी डिसीजन लेने की स्थिति में नहीं थे। उसका एक नियम बना दिया उन्होंने, उसका भी कि आपका अपने औरत संतान होगी तो औरत संतान को ही मिलेगा। हाँ, इतना तो ये सर राइट था ना उन लोगों को, राजा सबको। हम वो सोच के ये किए थे, पॉलिटिकल सिनेरियो के अकॉर्डिंग सब चेंज हो गया था। उन लोगों के मतलब अधीन हो गया था, उन लोगों का हेल्प भी कर रहे थे, और कुछ उन लोगों को ब्रिटिशर्स जैसे कुछ देते थे, मतलब कि आप लोग हाँ थोड़ा बहुत डिसीजन ले सकते हैं, तो इसलिए रिटेंड सिग्निफिकेंट ऑटोनॉमी ये में तो इसलिए थोड़ा बहुत ले सकते हैं ना, ये यहाँ शब्द है महत्वपूर्ण स्वायत्तता। बहुत। महत्वपूर्ण स्वायत्तता इंग्लिश का टर्म है सिग्निफिकेंट ऑटोनॉमी। जी अब ये सिग्निफिकेंट ऑटोनॉमी का मतलब है कि ऑटोनॉमी जो है सो सिग्निफिकेंट लेवल का है, मतलब एक उसका एक अच्छा खासा दायरा है। इतना नहीं है कि उसको नगण्य मान लिया जाए, लेकिन वास्तव में वो तो नगण्य थे। जी उनकी जो स्वायत्तता थी वो तो बहुत ही नगण्य स्तर की थी। तो इसलिए जो है सो ये रिजेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू। इस अवधि के दौरान सिपाहियों की शिकायतें भारतीय आबादी के बीच समग्र असंतोष के साथ कैसे मेल खाती थी? सिपाहियों की शिकायतें भारतीय आबादी के बीच समग्र असंतोष, यानी भारतीय आबादी के लोगों में जो असंतोष था उसके साथ सिपाहियों की शिकायतें कैसे मेल खाती थी? सवाल को हमेशा तोड़ तोड़ के अच्छे से समझना चाहिए। अगर हिंदी में दिक्कत हो, इंग्लिश में भी एक बार पढ़ लीजिए। हाउ डिड कंप्लेंट्स ऑफ सिपाहीज coincide with the overall discontent among Indian population during this period? इस अवधि के दौरान सिपाहियों की शिकायतें भारतीय आबादी के बीच जो असंतोष था उससे कैसे मेल खाती थी? तो पहला है, उनकी शिकायतें मुख्य रूप से धार्मिक मुद्दों पर केंद्रित थी। उनकी शिकायतें उनके निजी हितों तक सीमित थी। उनकी शिकायतें व्यापक सामाजिक और आर्थिक मुद्दों से संबंधित नहीं थी। उनकी शिकायतें किसानों और आम जनताओं की चिंताओं से जुड़ी हुई थी। देखिए, इसमें बहुत ही सूक्ष्म रूप से एक फंसाने का चांस है, आप सब ध्यान से पढ़िए इसको। सिपाही की शिकायतों की बात हो रही है। इसी चिंता की मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन जो आपको है आदित्य जी, ये डी जो है ये आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, लेकिन इसका जवाब आपको मिलेगा जब आप प्रश्न में ध्यान से देखेंगे कि सिपाही की शिकायत क्या है और ये बात क्या कर रहा है कि उनकी शिकायतें किसानों और आम जनता की चिंताओं से जुड़ी हुई थी। ये कह रहा है कि इनकी शिकायत का नेचर क्या है कि इनकी शिकायत उनकी शिकायत से जुड़ी हुई थी और उससे बहुत अलग नहीं थी, सब एक दूसरे से रिलेटेड थी। लेकिन ये पूछ क्या रहा है कि मेल क्या खाती थी, यानी ये कौन सी शिकायत थी जो दोनों में समान थी। इस सवाल में अंतर है और सवाल और जवाब दोनों एक दूसरे की पुष्टि नहीं कर रहा है। ये बात सही है लेकिन इस प्रश्न का ये सही जवाब नहीं है। हाँ, तो इनकी शिकायत जो मुख्य रूप से थी, जो उनको समुद्र पार जाना पड़ता था, निशा निजी हितों तक ही सीमित थी। इसका मतलब हो जाएगा कि उनको पैसा कम मिलता था या स्टाइपेंड या जो भी पैसे या ये सब कम मिलते थे। बड़े मुद्दे थे, समुद्र पार नहीं करना है,
चर्बी वाले कारतूस का उपयोग नहीं करना है। इस तरह के बड़े धार्मिक मुद्दे थे। धार्मिक मुद्दे सर बोल सकते हैं ना, तो हाँ धार्मिक मुद्दे बोल सकते हैं ना, ये उनकी हाँ हाँ शिकायत बिल्कुल, उन ये लोगों पे ये धार्मिक ही इसका मुद्दे उत्तर केंद्रित। होगा, ये होगा इसका उत्तर। जी सर धार्मिक भी तो पर्सनल इंटरेस्ट में आएगा, और उसमें एक ये भी था कि जो इंडियन सोल्जर्स थे उनको हायर रैंक पे प्रमोट नहीं किया जाता था, तो ये दोनों मिलाकर के पर्सनल इंटरेस्ट में नहीं जाएगा? नहीं, 1857 में ये प्रमोशन वाला मामला बहुत ज्यादा नहीं था। 1857 में जो ज्यादा स्ट्रांग मुद्दा था, जो विद्रोह भी हुआ, वो तो चर्बी वाले कारतूस से शुरू हुआ। और जो दूसरी चीजें थी, दूसरी बातें जो चल रही थी, वो मुख्य रूप से इसी के केंद्र में था कि हमारे धर्म पर ये अटैक कर रहे हैं, है ना, ये धार्मिक मुद्दे। और यहाँ देखिए, ये बात है कि आपको केवल ये नहीं बताना है। आप अक्सर इसी बार बार मैंने इतने आसान आराम से सवाल को पढ़ा कि आपको ये नहीं बताना कि सिपाहियों की शिकायत क्या है। आपको ये बताना है कि भारतीय आबादी के बीच जो असंतोष है, उससे मेल कहाँ खाता है। अब ये भारतीय आबादी को तो इस बात से मतलब नहीं है कि आपका जो प्रमोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो भारतीय आबादी इसके लिए असंतुष्ट नहीं थी कि हमारे आदमी को आप प्रमोट नहीं कर रहे हैं। ये हो सकता है कि कुछ जो जिसके परिवार के लोग वहाँ हों, तो उसमें से कुछ लोग ऐसे हो जाए। लेकिन ये सवाल बिल्कुल अलग है। जब प्रमोशन कॉमन लोगों के क्या मुद्दा है, आपको किसी की प्रमोशन हो से कॉमन लोगों को क्या मतलब? हाँ, वही वही बात है कि प्रमोशन से कॉमन लोगों को कोई मतलब नहीं है। इसलिए सवाल पूछ रहा है कि कॉमन क्या है इन दोनों में। कॉमन लोगों के जो का जो असंतोष है, और सिपाहियों का जो शिकायत या असंतोष है, इन दोनों में कॉमन क्या है। तो वैसे हिसाब से, उस हिसाब से आपका धार्मिक मुद्दा केंद्र हो जाएगा। और उसके अलावा आम लोगों की और दूसरी शिकायतें हो सकती हैं, सिपाहियों की अपनी और दूसरी शिकायतें हो सकती हैं, वो सब अलग है, उसका सवाल नहीं कर रहा है। इसलिए इस पर आपको ध्यान देना है कि कहाँ आपको पकड़ना है सवाल को। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा भाषा की शिक्षा को कैसे बढ़ावा दिया। भारतीय छात्र, ये लगता है आगे का सवाल पीछे आ गया, इसको भी रहने दीजिए, ये पीछे आ गया है टेस्टिंग में। अंग्रेजों ने ईसाई मिशनरियों को भारत में काम करने की आजादी कब दी? ये क्वेश्चन पूरा लगता है ये डिटेल्स बीच में लिखना छूट गया है। एक पैराग्राफ मैंने लिखा था, वो किसी कारण से डिलीट हो गया, उससे ही संबंधित ये दोनों सवाल है। ओके, ये 1830 के बाद जो है ईसाई मिशनरियों को भारत में काम करने की या फैलने की, प्रचार करने की आज़ादी दी गई। हालांकि वो सक्रिय पहले से थे, लेकिन इसके बाद से उनको वैधानिक रूप से उनको मिला। ब्रिटिशों ने औपनिवेशिक भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सुधार लागू किया जिससे कई भारतीयों में प्रतिरोध और आक्रोश फैल गया? अंग्रेजी शिक्षा भाषा की शिक्षा को बढ़ावा देना, ईसाई मिशनरियों को स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति देना, सती प्रथा को रोकने के लिए कानून पारित करना, विधवाओं के पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करना। उतने बड़े पैमाने पर देखिए, हमें टाइम फ्रेम को हमेशा ध्यान में रखिए राहुल जी। मैंने भी कहा ना कि किस टाइम फ्रेम में जब क्वेश्चन पढ़िए, हालांकि क्वेश्चन में लोग मिक्स भी करते हैं ग्रुप में, पता नहीं, लेकिन तब भी आप पकड़ सकते हैं कि अब जैसे अभी मेडिवल इंडिया का मान लीजिए क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, हम किस फेज में हैं। तो मान लीजिए मेडिवल इंडिया के सल्तनत वाले फेज में,
अब सल्तनत वाले फेज में है और प्रश्न जो पूछा गया है वो मान लीजिए कि आर्किटेक्ट से सवाल पूछा गया है, तो संभव है कि उस आर्किटेक्ट के उस सवाल का जवाब दूसरे अगर मुगल में रहता तो कुछ और होता, लेकिन ये अभी पूछा जा रहा है ऐसे टाइम फ्रेम में, यानी जो क्वेश्चन का टाइम फ्रेम लग रहा है आगे पीछे, उससे ये लग रहा है कि ये सल्तनत काल का है, क्योंकि इसके बाद सल्तनत काल का एक और क्वेश्चन, तो हम लोग सर उससे जैसा पढ़े थे मैकुलीज वाला जो आया था ना, हाँ तो उसमें मतलब इंग्लिश के चलते प्रॉब्लम हुआ था, उसी पे हुआ था, द्वंद्व हुआ था, जिसमें फिर मदर लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया गया था। हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में पढ़े थे सर फर्स्ट सेमेस्टर में। तो उसी अकॉर्डिंग हमको लगा कि मतलब ये, क्योंकि इंग्लिश के प्रमोशन ही पे मतलब बोला गया था कि नहीं मदर टंग में होना चाहिए, और हायर एजुकेशन के लिए फिर इंग्लिश था, जिसके लिए यूनिवर्सिटी सब स्टैब्लिश किया गया, और फिर फॉरेन विदेश जाना पड़ता था एजुकेशन के लिए। हाँ तो उसी अकॉर्डिंग हम आंसर मतलब किए। देखिए, वैसे तो इसमें से जितने भी ऑप्शंस हैं ये सब के सब जो है सो सबके कारण रिजेंटमेंट हुआ। अंग्रेजी भाषा पर भी तुरंत नहीं, लेकिन कुछ समय के बाद, क्योंकि अंग्रेजी भाषा में क्या है कि अंग्रेजी भाषा को तो भारतीयों ने ही लागू करवाया था, ये भी बात है। आप जो बात कह रहे हैं वो किस फेज में है वो मैकुलेज। मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन जैसे राजा राम मोहन राय वगैरह, ये तो अंग्रेजी भाषा में और अंग्रेजी भाषा की शिक्षा पर ही जोर देते थे, जो इंग्लिश और ओरिएंटलिस्ट का जो कॉन्फ्लिक्ट चला था जी इसमें, है ना। तो इसको यहाँ पर, और शब्द भी इस्तेमाल है सुधार का, तो उसमें आप ये इसको आप खारिज कर सकते हैं, क्योंकि सुधार की ये बात करता है, कौन सा सुधार लागू किया। हाँ, अब इसमें देखिए, इसमें सुधार में भी थोड़ा सा विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म्स वाज, ये करके है। अब इसमें क्या है कि सती प्रथा का डिस्कॉन्टेंट जो है सो उधर बंगाल के क्षेत्र में था, विधवाओं का भी उधर ज्यादा था, और ईसाई मिशनरियों को स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति मिलना, इसका ये पूरे जगह पर फैला, क्योंकि ये सती प्रथा जो है सो बहुत ज्यादा क्षेत्र में नहीं था। सती प्रथा का जो हालांकि हम लोग मान लेते हैं कि सती प्रथा पहले सब जगह था, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सती प्रथा कुछ एक सेक्शन, कुछ एक जगहों पर, स्पेसिफिक जगहों पर होता है, और रेयर, रेयर इन द सेंस कि काफी अंतराल पर कुछ कुछ लोग ऐसा करते थे। ऐसा नहीं था कि एक कॉमन प्रथा थी कि हर आदमी, जिसका कि हर आदमी मर गया तो उसकी पत्नी को सती होना होगा, ऐसा कुछ नहीं था। और ये अगर ऐसा होता तो आपको हर गांव 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 में आपको सती माता का मंदिर मिलता। तो ऐसा नहीं है, ये एक तरह से थोड़ा प्रचार का भी असर है। जब भारतीय लोग और बाहरी लोग, ये सब लोग मिलकर के इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में आ गए कि हम अंग्रेजों के 7 समुंदर पार से आए लोगों के गुलाम हो गए हैं, तो उस समय उनके अंदर ये बात हुई कि भाई क्या कारण है। तो उसमें से एक ये कारण था, ये सब कारण गिनाए जाते थे, मूर्ति पूजा, सती प्रथा, ये सब चीजें गिनाया जाता था, लेकिन वो सब का सब ऐसा नहीं है कि वो सब के सब पर आप आज भी हम लोग उस पर कायम रहे। जैसे सर मूर्ति सती पूजा को, प्रथा तो राजा राम मोहन राय द्वारा हटाया गया था ना, वो इसमें ये उसके खिलाफ खड़े हुए थे। तो यहाँ हाँ ब्रिटिश इंट्रोड्यूस बाय ब्रिटिश है, तो एजुकेशन में जो है वो ब्रिटिश जो इंग्लिश वाला प्राइमरी लेवल पे भी स्टार्ट कर दिए थे। मतलब एजुकेशन जब स्टार्ट किया गया था तो प्राइमरी लेवल से ही बोला गया था मतलब इंग्लिश में इन लोगों को दिया जाए, क्योंकि उन लोगों को के पास स्लेव नहीं था। मतलब हायर पोस्ट के लिए उन लोगों को ब्रिटिश से लाना पड़ता था काम करने के लिए। तो देखिए देखिए, एजुकेशन। आपको ये सवाल पर ध्यान देना है। कई भारतीयों में प्रतिरोध और आक्रोश, जी रेसिस्टेंस एंड रिजेंटमेंट। अब अंग्रेजी मान लीजिए कि आपकी बात को हम लेकर चलें आगे कि उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज लागू कर दिया, लेकिन ऐसा तो नहीं किया था कि सारे लोगों को
उन्होंने बाध्य कर दिया कि आपको इंग्लिश पढ़ना ही है यहाँ आकर। जी जिसको पढ़ना है पढ़िए, नहीं पढ़ना है नहीं पढ़िए, है ना। ये आपका कोंकण क्षेत्र में जरूर हुआ था कि पुर्तगालियों ने ये नियम लागू कर दिया था कि आप कोंकणी भाषा बोल ही नहीं सकते, आपको पुर्तगीज सीखना है और पुर्तगीज बोलना है। आप जी सर। ग्रुप में सड़क पर कोंकणी भाषा बोलते हुए आपस में बात करते हुए नहीं जा सकते। लेकिन जो बाकी का जो अंग्रेजों के अंदर का क्षेत्र था, उस पर अंग्रेजी शिक्षा के लिए ऐसा कुछ कानून नहीं बना। जी तो इसलिए जो है ईसाई मिशनरी वाला जो आंसर है ना, जी सर। ये सब जगह समान रूप से काम करता है। क्योंकि सती प्रथा और विधवा पुनर्विवाह का जो मामला है, ये पहले तो ये उच्च जाति में है, पहली बात। ये जो दोनों सुधार है, ये उच्च जातियों में सुधार है। और दूसरी बात है कि ये कुछ-कुछ क्षेत्र में केंद्रित है। लेकिन ईसाई मिशनरियों का प्रभाव आप आदिवासी से लेकर के सभी जगह पर देख सकते हैं। तो इसलिए इसका जो है, तो ये बी आंसर होगा। वो लोग जो धर्म परिवर्तन भी करवा रहे थे और फिर हाँ, धर्म इंग्लिश का परिवर्तन करा रहे थे, संस्कृति पर आक्रमण कर रहे थे, शिकायत उसका नेगेटिव कमेंट्स दे रहे थे, इन जी सब का असर होता है। ठीक, थैंक यू ठीक सर। है। ये इसमें दो रेफरेंस, ओरिजिनल रेफरेंस दिया गया है। एक तो मैंने खोजा, उसकी किताब भी मुझे मिल गई, उसका वो किताब आगे है। ये एक रेफरेंस है जिसमें इसका नाम है माझा प्रवास, माझा प्रवास, मेरी यात्रा, प्रवास मतलब बाहर की यात्रा न, माझा प्रवास। ये मराठी भाषा में है, विष्णु भट्ट गोडसे के द्वारा लिखा गया। ये मथुरा में एक यज्ञ में भाग लेने की यात्रा के दौरान कुछ सिपाहियों से इनकी भेंट हुई और सिपाहियों ने गोडसे और उनके चाचा को 3 दिनों में होने वाले भारी उथल-पुथल के बारे में सूचित किया। अब देखिए कैसे हिस्टोरियंस इतिहास को इंटरप्रेट करते हैं, कुछ हिस्टोरियंस को मानते हैं, कुछ हिस्टोरियंस को नहीं मानते हैं। इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट ये एक रेफरेंस को देख करके आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये सिपाही बता रहा है कि अंग्रेजों ने हिंदुओं और मुसलमानों के धर्मों को मिटा देने के उद्देश्य से 84 नियमों की एक सूची की घोषणा की है। कलकत्ता की सभा में उपस्थित राजाओं और राजकुमारों ने इन नियमों को मानने से इनकार कर दिया और इसे लागू करने पर गंभीर परिणाम और व्यापक उथल-पुथल की चेतावनी दी। इसके परिणाम स्वरूप धर्म युद्ध की योजनाएं बनाई गई। गुप्त योजनाएं मेरठ की छावनी से विभिन्न छावनियों में भेजे गए पत्रों के माध्यम से प्रसारित की गई और गोडसे का विवरण इन नियमों के घोषणा के कारण अंग्रेजी शासन के खिलाफ पनप रहे तनावपूर्ण माहौल और प्रतिरोध पर प्रकाश डालता है। अभी देखिए एक बात जो जैसे कि जो सावरकर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है 1857 प्रथम भारतीय समर, उसमें और जो उससे प्रभावित दूसरे जो लेखन है, वो सब लोग इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि ये जो 1857 की क्रांति थी, ये अनप्लान्ड नहीं थी। मतलब ये होना था। कुछ चीज़ें ज़रूर आउट ऑफ प्लेस लगती थी, जैसे मंगल पांडे का विद्रोह ही एक तरह से कुछ हद तक आउट ऑफ प्लेस लगता है। जैसे उसके तुरंत बाद कुछ नहीं हुआ, मार्च में उसने विद्रोह किया, फिर मई में जाकर के मार्च के लास्ट में और अप्रैल अराउंड जहाँ तक मेरे ध्यान आता है, उस समय में उसने विद्रोह किया था और उसका जो बाकी के लोगों ने विद्रोह किया है मई में, तो थोड़ा गैप लगता है। लेकिन जो भी हो, ये बात वो लोग एम्फेसिस करते हैं कि ये कम्युनिकेशन काफ़ी इंटेंसिवली चल रहा था कि कुछ होना चाहिए, कुछ किया जाना चाहिए जिसमें कि अंग्रेज़ों को यहाँ से बाहर निकाला जाए। लेकिन बहुत सारे दूसरे जो इतिहासकार हैं, वो इसको र्यूमर और इस तरह की बात कह के इसको खारिज करते हैं। अब इसमें इसलिए इस किताब में, जो नई वाली जो एनसीईआरटी की किताब है, इसमें 2 रेफरेंसेस दिए गए हैं। तो ये विष्णु गोडसे का रेफरेंस है और एक और रेफरेंस आगे आएगा। तो इसमें अब इस बात को जो उस समय लिखी गई थी उसी दौरान, उस समय के एक व्यक्ति के द्वारा, समकालीन व्यक्ति के द्वारा लिखी
की गई थी, इसको हम कितनी सीरियसली और कितनी गंभीरता से ले सकते हैं। तो इस पर जो है वो इतिहासकारों के बीच में मतभेद रहता है। तो अब जैसे अगर हम ये चाहते हैं कि नहीं, हमारा ये स्वतंत्रता संग्राम था, तो जाहिर है कि हम चाहेंगे कि ये इसको हम एक योजनाबद्ध रूप में ही माने, और इसके लिए तब हम इस एक्सेप्ट कर लेंगे इसको, जो ये सोर्स हमें बता रहा है कि ऐसा हुआ था, उसकी योजना बनाई गई थी और उस योजना के हिसाब से सारा काम हुआ था। और अगर हम ये देखते हैं कि नहीं, हम जब तक हमें पुष्टि वाले प्रमाण नहीं मिलेंगे जिसको पुष्ट किया जा सके, जो इतिहास में जो फैक्ट है, जो कल भी हम लोग बात कर रहे थे, इतिहास हमेशा जो है वो हाइपोथेटिकल ही रहता है, यानी एक टेंटेटिव आप कह सकते हैं कि टेंटेटिवली अब तक उपलब्ध जानकारी के हिसाब से ये सही है, ये बात संभवतः ये बात सही है। तो उसमें जब तक कि और वो जो हम लोग इतिहास में वाक्य लिखते हैं, वो जब एक बात एक जगह से निकालते हैं और उस बात की पुष्टि दूसरी जगह से निकालते हैं, और फिर तीसरे सोच से उससे मिलती जुलती कुछ बात होती है या उससे आगे की बात होती है, तो लगता है कि हाँ, ये बात संभवतः सही है। अब वो तीनों सोर्स हमारे जो तीनों सोर्स का हम उपयोग कर रहे हैं, वो तीनों सोर्स अलग अलग जगह से होनी चाहिए, तब हम ये कह सकते हैं कि ये बात सही है। तो ये विष्णु भट्ट गोडसे ने कहा। अब इसके आधार पर आप ये उस पोर्शन के आधार पर भी एक प्रश्न बनता है, जो कि थोड़ा सा इसमें उलझाने वाला हो सकता है, कि माझा प्रवास में विष्णु भट्ट गोडसे के विवरण के अनुसार सिपाहियों द्वारा भविष्यवाणी की गई भारी उथल पुथल का क्या कारण था? अंग्रेजों द्वारा 84 नियमों की घोषणा, राजाओं का अंग्रेजी नियमों को मान लेना, राजाओं द्वारा अंग्रेजों को दी गई चेतावनी, मेरठ छावनी में गुप्त योजनाओं का प्रसार। अब ये देखिए, इसमें कई सारे क्वालिफायर्स हैं, है ना। प्रश्न सीधा सीधा नहीं है, ये नहीं पूछ रहा है कि भारी उछल पुछल के क्या कारण था। एक तो भविष्यवाणी है, ये आगे होने वाला है, और ये एक दूसरी बात है कि ये विष्णु भट्ट गोडसे के विवरण के हिसाब से बताना है ना। तो सिपाही द्वारा जो भविष्यवाणी होने वाली है, और भविष्यवाणी में जो वो बता रहे हैं कि भारी उछल पुछल होगी, तो उसका कारण क्या था? तो इसमें अगर नीचे से पकड़ें तो मेरठ छावनी में गुप्त योजनाओं का प्रसार, यही होगा, डी ही होगा। गुप्त योजनाओं का प्रसार तो हो रहा था। राजाओं के द्वारा दी गई चेतावनी, राजाओं ने चेतावनी जो विवरण है उसके हिसाब से चेतावनी तो दी गई थी। राजाओं का अंग्रेजी नियमों को मान लेना है, तो ये तो आप खारिज कर दे सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। और अंग्रेजों द्वारा 84 नियमों की घोषणा, यही होगा ना सर, वो 84 नियम के कारण ही ना, तब उसके बाद ही ना ये सब हुआ। हाँ, मेरठ ये आप सही लॉजिक पकड़ रहे हैं। ये 84 नियम, देखिए यहाँ सवाल क्या कर रहा है, विवरण के हिसाब से भारी उथल पुथल का क्या कारण था? भारी उथल पुथल का क्या कारण? भारी उथल पुथल का कारण देखिए, इसके विवरण के हिसाब से उन्होंने ये किया, इसके कारण ये हुआ, है ना। उन्होंने 84 नियम की घोषणा की, उसके कारण से उथल पुथल हुआ। जी सर। ये सॉरी, गुप्त योजनाओं का प्रसार हुआ। उसके बाद सर कलकत्ता में जो राजा लोग को वहाँ बुलाया गया, वहाँ बताया गया, उसके बाद ना ये छावनी में हो गया। वो तो छावनी वाला थर्ड स्टेज में आ जाएगा, अगर उस जो लिखा हुआ था उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये कर। हाँ, वो थर्ड स्टेज में आ जाएगा जी। तो सेकंड में वो चेतावनी, उस समय आप कह सकते हैं कि चेतावनी दी। तो पहली बात जो है, मूल बात है, भारी उथल पुथल का कारण क्या था? 84 नियम की घोषणा। अब ये देखिए, एक इंटरेस्टिंग बात इसमें आप गौर कर सकते हैं, ये 84 बड़ा ही एक सांस्कृतिक शब्द है, जैसे 84 लाख योनि,
उससे तरह से ये मिला जुला शब्द है, मतलब उसी से 84 मिलता जुलता शब्द है। कैसे जो कॉमन लोगों के बीच में कम्युनिकेट होता है, उसमें जो कल्चरल टर्म्स हैं वो उभर के आते हैं। ये 84 ही नियम क्यों की घोषणा, ये 84 नियम की ही बात क्यों कही गई है ना। ये 84 नियम मतलब कैसे ऐसे लग रहा था जैसे कि 84 नियम या 84 लाख योनि पर एक तरह से बैन लगाने जैसा कुछ है, या इस तरह का मतलब एक कैसे कल्चर के अंदर ये टर्म्स निकलते हैं। तो खैर, तो इसका उत्तर जो होगा अंग्रेजों द्वारा 84 नियमों की घोषणा, ये उत्तर होगा, क्योंकि इसके कारण ही विष्णु भट्ट के विवरण के अनुसार सिपाहियों ने भविष्यवाणी की कि ये 84 नियम उन्होंने घोषणा कर दिया है, और सबको बुला करके उनको जब दबाव डाला कि आप इसको मान लीजिए, लेकिन उन लोगों ने नहीं माना और कहा कि इसका बुरा परिणाम हो सकता है। और उसके कारण अब सब जगह गुप्त योजनाएं फैल रही हैं, छावनियों में आपस में कम्युनिकेशन हो रहा है, और ये आने वाले समय में वहाँ काफी हलचल होगी। इसलिए आप जो भी उधर जाना चाह रहे हैं उधर यज्ञ में, उसको आप उधर मत जाइए, ऐसा ही विवरण है। अब ये दूसरा है सीताराम पांडे द्वारा लिखित, और नार्गेट ने इस पुस्तक का अनुवाद किया है, फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार। ये इस नार्गेट नाम का अंग्रेज लेखक है। यह बुक आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी, मैंने अभी भी सर्च किया तो मुझे मिल गया। तो काफी इंटरेस्टिंग है, उस समय के लिखे व्यक्ति के द्वारा लिखा गया। तो कभी फुर्सत में बाद में कभी पढ़िएगा उसको। विद्रोह की अवधि के दौरान रेजिमेंट के बीच व्यापक उत्साह था। जैसा कि सूबेदार सीताराम पांडे ने अपने संस्मरणों में वर्णित किया है, अंग्रेजों द्वारा अवध पर कब्जा करने से सिपाहियों के बीच अविश्वास पैदा हो गया था, जिससे वे सरकार के खिलाफ साजिश रचने लगे। अवध के नवाब और दिल्ली के राजा के एजेंटों के ने सैनिकों के बीच प्रसार फैलाया। ये दिल्ली का राजा जो है, या बादशाह समझ लीजिएगा, क्योंकि मैं इंग्लिश कंटेंट को ट्रांसलेट करता हूँ तो वो जो ट्रांसलेटर में वो जो उसका हिंदी में राजा लिख देता है। तो के एजेंटों ने सैनिकों के बीच प्रचार किया, फैलाया, और अपने राजा के प्रति विदेशियों के विश्वासघाती व्यवहार को उजागर किया, और दिल्ली के सम्राट को सिंहासन पर बहाल करने का वादा किया। इस माहौल के बीच नई राइफल की शुरुआत और ड्रिल परीक्षण के कारण यह अफवाह फैल गई कि इन राइफलों में इस्तेमाल होने वाला कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगी होती है। यह खबर रेजिमेंटों में तेजी से फैल गई, जिससे उत्साह और बढ़ गया। उत्साह का मतलब यहाँ उत्तेजना है, जैसा कि मैंने कहा कि ट्रांसलेशन में कुछ चीजें ऐसे आती हैं और मैं भी मिस कर जाता हूँ उसको करेक्ट करने में। पढ़ता हूँ मैं, लेकिन कभी कभी मिस कर जाता हूँ, इतना धीरे धीरे नहीं पढ़ पाता। तो कुछ सिपाहियों ने तर्क दिया कि 40 वर्षों की सेवा में अंग्रेजों ने कभी भी धर्म का अपमान नहीं किया, लेकिन अवध के सेवा करने से उनके मन में जलन पैदा हो गई थी। इच्छुक पार्टियों ने स्थिति का फायदा उठाया और दावा किया कि अंग्रेजों का लक्ष्य उन्हें ईसाई धर्म में परिवर्तित करना है, और उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों को अपवित्र करने के लिए कारतूस पेश किए हैं या दिए हैं। कर्नल का मानना था कि अंशतः यह जो जोश है या ये उत्साह, हालांकि बहुत अच्छा शब्द नहीं है यहाँ पर, ये इसको आप सेंटिमेंट या डिजेंट ये डिसेंटिमेंट इस तरह का वर्ड यूज हो रहा होगा इंग्लिश में संभवतः, और उस ये कम हो जाएगा, ऐसे कि पहले भी हुआ था। उन्होंने सीताराम पांडे को घर लौटने की सलाह दी। सीताराम पांडे के संस्मरण उन भावनाओं और कारकों पर प्रकाश डालते हैं जिन्होंने उस समय सिपाहियों के बीच विद्रोह में योगदान दिया। अब ये देखिए, ये पुस्तक का फ्रेमवर्क ये है कि ये जो व्यक्ति हैं सीताराम पांडे, ये सिपाही के रूप में काम कर रहे हैं, और जो वहाँ पर जो कर्नल है उनसे उनकी बातचीत हो रही है, और उस बातचीत के दौरान कुछ चीज़ों को उसने उजागर किया है।
उस उजागर करने में उसने विशेष रूप से ये कहा है कि ये अफवाह फैल गई है कि गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है, और इससे उसमें जो डिसेंटमेंट है बढ़ गया है, और जो सिपाही है उनके मन में भी अवध पर कब्जा करने से बहुत ज्यादा असंतोष पैदा हो गया उनके अंदर, और उन्हें ये लग रहा है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों को अपवित्र करके उन्हें ईसाई में परिवर्तित करने का ये योजना है। और इसलिए उसने उसको सलाह दी कि तुम अभी आप अपने घर लौट जाइए, अब जब ये सब ठंडा हो जाएगा कुछ समय में तब फिर आप आइएगा। तो इसी बात का इसको जहाँ उसके कर्नल ने जो ये बात कही थी, इसी बात को उसने इस किताब में लिखा है, जिसमें इसका नाम है फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार। ये किताब का नाम भी आप याद रखिएगा, नॉर्गेट इसने इसका अनुवाद किया है, सीताराम पांडे ने इसको लिखा है। और ये सीताराम पांडे सूबेदार होकर रिटायर किया, पहले ये सिपाही था और बाद में सूबेदार हुआ। अब ये एक प्रश्न है उसी के पोर्शन पर आधारित कि सीताराम पांडे के संस्मरण फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार के अनुसार सिपाहियों के बढ़ते असंतोष और सरकार के खिलाफ साजिश रचने में किसका योगदान था। तो देखिए सवाल को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, घबराइएगा नहीं। ये पूछ रहा है फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार के अनुसार सिपाहियों के बढ़ते असंतोष और सरकार के खिलाफ साजिश रचने में किसने योगदान। अब ये सवाल है, पहला है ऑप्शन इसका नई राइफलों की शुरुआत और ड्रिल परीक्षण, दूसरा है ब्रिटिश सरकार के एजेंटों की भर्ती, तीसरा है सूबेदार सीताराम पांडे की सेवानिवृत्ति, और चौथा है सीताराम पांडे के कमांडिंग ऑफिसर नारगेट का अनुनय। तो जाहिर है चौथा को तो आप पहले ही खारिज कर सकते हैं, रिटायरमेंट को भी खारिज कर सकते हैं। तो ये दो ऑप्शन है, इसमें चूंकि हमने जो पढ़ा उसमें से आप इस उत्तर को पकड़ नहीं पाएंगे। एक मिनट, मैं आपको इसका ओरिजिनल दिखाता हूँ। There was soon excitement in every regiment, इसी का उत्साह ट्रांसलेशन में आ गया है। यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है okay, let me read. It is my humble opinion that this sieging of Awadh filled the minds of the Sipahis with distrust and led them to plot against the government. सरकार के खिलाफ में अवध का जो ये कब्जा किया गया है उसने ये सिपाहियों में डिस्ट्रस्ट और का माहौल पैदा किया है। Agents of Nawab of Awadh and also the kings of Delhi were sent all over India to discover the temper of enemy. They worked upon the feelings of Sipahi, telling them how treacherously the foreigners have behaved towards the Sipahis, towards their king. ठीक है, अब इससे आप इस सवाल को जोड़िए। ये पूछ रहा है सिपाहियों के बढ़ते असंतोष के खिलाफ साजिश रचने में किसका योगदान था। ठीक है, वो पोर्शन समरी में नहीं आ पाया है, इसलिए मैंने आपको ओरिजिनल दिखा दिया। तो इसमें
जो मुख्य पार्ट है वो क्या होगा? नई राइफल की शुरुआत, रील प्रोटेक्शन, ओके ओके, ये नहीं, ये तो मैं दूसरा ही सवाल समझ रहा था। नहीं सही, ये तो इसमें फिर यही होगा। ये जो जितने भी ऑप्शन थे इसमें तो पहला ही होगा। मेरे दिमाग में ये एजेंट की बात आ गई थी कि बादशाह और ये दिल्ली के शासक और इन लोगों ने एजेंट भेजा था। ये तो ब्रिटिश सरकार द्वारा एजेंट की बात की, ये तो गलत है। ओके, तो ये तो सही है, पहला ही होगा इसमें। चलिए, ये वो एजेंट की बात नहीं है। तो सीताराम के विवरण के अनुसार विद्रोहों के दौरान रेजिमेंटों के बीच उत्तेजना और अशांति किस वजह से भड़की? नई राइफलों की शुरुआत, सुबेदार सीताराम पांडे की सेवानिवृत्ति तो कोई नहीं थी, अंग्रेजों का द्वारा अवध पर कब्जा, सिपाही से सूबेदार तक का प्रकाशन, ये तो बहुत बात की बात है, रिटायरमेंट के बाद की बात है। ये होगा नई राइफलों की शुरुआत और ड्रिल प्रशिक्षण। विद्रोहों के दौरान रेजिमेंट के बीच उत्तेजना और अशांति किस वजह से फैली? According to Sitaram Pandey's description, what caused the excitement and unrest among the regiment during the mutiny? Excitement and during the mutiny. Mutiny के दौरान इसके कारण फैली? देखिए, ये जो है, आप इसको फिर से एक बार देखिए। यहाँ लिखा हुआ है, अंग्रेजों द्वारा अवध पर कब्जा करने से सिपाहियों में अविश्वास पैदा हो गया है, जिससे वे सरकार के खिलाफ साजिश रचने लगे। ठीक है, इसमें जो है ये चर्बी वाला जो अफवाह है, ये इसके कर्नल ने कहा है। कहीं ध्यान इसे कहती है। ये इसे कर्नल ने कहा है कि ये जो विद्रोह है, उस समय दौरान ये अफवाह फैल गई थी। विद्रोह की अवधि के दौरान रेजिमेंट के बीच व्यापक उत्साह था, जैसा कि सूबेदार पांडे ने अवध अंग्रेजों द्वारा अवध पैदा करने के से सिपाहियों के बीच अविश्वास पैदा हो गया, जिससे वे सरकार के खिलाफ साजिश रचने लगे। और ये प्रश्न पूछ रहा है, विद्रोह के दौरान रेजिमेंट के बीच उत्तेजना और अशांति किस वजह से भड़की? तो इसका उत्तर तो, चूंकि इसके विवरण में ये एक अफवाह के रूप में आया है, तो इस पर वजह में तो आपको अंग्रेज का अवध पर कब्जा ही देना पड़ेगा। ठीक है, विद्रोह 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह एक व्यापक लोकप्रिय विद्रोह में बदल गया। विद्रोह मई 1857 में शुरू हुआ और भारत में कंपनी की उपस्थिति के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा उत्पन्न हो गया। सिपाहियों ने मेरठ से शुरू करके विभिन्न स्थानों पर विद्रोह किया और
समाज के विभिन्न वर्गों के लोग इस विद्रोह में शामिल हो गए और इस प्रतिरोध को दुनिया भर में 19वीं शताब्दी में उपनिवेशवाद के लिए एक सबसे बड़ी सशस्त्र चुनौती में से एक माना जाता है। विद्रोह को हवा देने वाली एक प्रमुख घटना मंगल पांडे नामक एक युवा सैनिक को फांसी थी, जिससे 8 अप्रैल 1857 में बैरकपुर में अपने अधिकारियों पर हमला किया था। कुछ समय बाद मेरठ के सिपाहियों ने नए कारतूस का उपयोग करने से इनकार कर दिया, जिस पर चर्बी लगे होने का संदेह था। गाय और सुअर की चर्बी लगी होने का संदेह था। जवाब में 85 सिपाहियों को बर्खास्त कर दिया गया और 10 साल के लिए जेल में डाल दिया। मेरठ के सिपाहियों ने असाधारण एकता का प्रदर्शन करते हुए जेल तक मार्च किया, कैद सिपाहियों को मुक्त कराया, ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला किया और उन्हें मार डाला और ब्रिटिश शासन के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। उन्होंने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने की मांग की और मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अपना नेता प्रस्तावित किया। जैसे ही मेरठ से सैनिक दिल्ली पहुंचे, विद्रोह दिल्ली तक फैल गया। दिल्ली में तैनात रेजिमेंट भी विद्रोह में शामिल हो गई। अंग्रेज अधिकारियों को मार डाला गया, हथियार और गोला बारूद जब्त कर लिए गए, इमारतों में आग लगा दी गई। बहादुर शाह जफर से मिलने की मांग करते हुए सैनिक लाल किले के दीवारों के चारों ओर जमा हो गए। सम्राट पहले तो झिझके, लेकिन अंत उनकी मांग स्वीकार कर ली और उन्हें उनका नेता घोषित कर दिया गया। बहादुर शाह जफर ने देश भर के प्रमुख और शासकों को पत्र लिखकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आग्रह किया। बहादुर शाह जफर के इस फैसले के महत्वपूर्ण निहितार्थ थे, क्योंकि इससे कई छोटे शासक और सरदारों की उम्मीदें जग गई, जिन्होंने मुगल सम्राट की बहाली को मुगल अधिकार के तहत अपने क्षेत्रों को फिर से हासिल करने के अवसर के रूप में देखा। अंग्रेजों ने विद्रोह को कम आंका था, यह मानकर कि कारतूसों का मुद्दा खत्म हो जाएगा। हालांकि विद्रोह के लिए बहादुर शाह जफर के समर्थन ने एक स्थिति में एक नाटकीय बदलाव लाया, जिससे लोगों को वैकल्पिक संभावना दिखने पर कार्रवाई करने के लिए प्रेरित और सशक्त बनाया। ये सब विवरण तो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, इसलिए सीधे सीधे हम लोग प्रश्न पर आते हैं। किसी संघर्ष को व्यापक और लोकप्रिय बनाने के लिए कौन से कारक आवश्यक हैं? राज्य की शक्ति का टूटना और आंतरिक संघर्ष, लोगों के बीच संगठन, संचार, पहल और विश्वास, विदेशी सहयोगियों से समर्थन और सैन्य हस्तक्षेप, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन और सत्तारूढ़ के साथ बातचीत, रूलिंग पावर के साथ बातचीत। तो आसान है। सही है राहुल जी, आपने सही बताया। राज्य की शक्ति का टूटना और आंतरिक संघर्ष, ये विरोध का आरंभ होने का कारण हो सकता है, लेकिन इसे हम ये नहीं कर सकते कि इसका ये जो है सो उस आवश्यक कारक है, कारक के रूप में इसे नहीं मान सकते। हमारे लिए कारक क्या होगा? ये संचार, संगठन, संचार, पहल और विश्वास, ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिकेशन, इनिशिएटिव एंड ट्रस्ट अमंग पीपल। लोगों के बीच में ये होना आवश्यक है। संघर्ष को व्यापक, लोकप्रिय बनाने, प्रतिरोध बनाने के लिए फैक्टर्स that are necessary for a conflict to become widespread popular resistance। किस घटना के कारण 85 सिपाहियों को बर्खास्त किया गया और कारावास में डाल दिया गया था? ये तो सीधे सीधे फैक्चुअल है, इसमें सिंपल आप बता सकते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की घोषणा तो उन्होंने अंत में की थी। सिपाहियों पर हमला उन्होंने बाद में किया ना, पहला तो उनका चर्बी के कारतूसों के उपयोग से इनकार था। उसके बाद वो फिर मार्च कर गए, जेल से उन्होंने छुड़ाया। बर्खास्त तो उनको अगर हमला करेंगे तो केवल बर्खास्त करके छोड़ देंगे।
इतना और हल्का खास सजा। करके सर 10 साल का जो जेल हुआ था, तो वो मंगल पांडे जब अटैक किए थे ब्रिटिश ऑफिसर्स पे, तो उनको फांसी हुआ था। वो जो पढ़े थे उसमें जो लिखा हुआ था, उनको फांसी हुआ था, और आज 85 कांस्टेबल सिपाही को बर्खास्त करके 10 साल का सजा दिया गया था। तो वो हमला के बाद ही था सर ना, अटैक ब्रिटिश ऑफिसर पे। हाँ, तो मुख्य मुद्दा तो यही था ना कि चर्बी वाले कारतूसों के उपयोग से इनकार। ये जो है जी, यहाँ सर जैसे लिखा हुआ है ना, मेरठ के 8 सिपाहियों अप्रैल। ने नए कारतूसों का उपयोग करने से इनकार कर दिया है कुछ ही समय बाद। ठीक है, मंगल पांडे को फांसी हो गई है ये अप्रैल में, उसके कुछ समय के बाद जी, उपयोग करने से इनकार कर दिया है, तो इसके बाद बर्खास्त किया गया। ठीक है, तो ये तो सर मंगल पांडे ही विद्रोह किए थे ना, सुअर वाले चर्बी का वो स्टार्ट तो मंगल वो भी पांडे। विद्रोह किए थे, लेकिन वो जी, विद्रोह वो सिंगल एक आदमी का विद्रोह था। ठीक है, वो उसने जी, कोई उसका कोई पॉपुलर उस साथ समय में। सपोर्ट नहीं हुआ। वो जी, कुछ समय के बाद फिर ये बाकी लोगों ने विद्रोह किया, जी सर। है ना। वो तो एक एक महीने का अंतर है, अप्रैल की घटना है और ये मई की घटना है। मई का, मई हाँ 1857। हाँ, तो ये एक महीने का अंतर है। मेरठ से जो 18 मई 1857 में ये शुरू हुआ, तो उसके बाद ये हुआ, विद्रोह के बाद। अप्रैल से में मंगल 8 पांडे को अप्रैल फांसी हुई है और 8 मई में अप्रैल ये हुआ। 1857 को सर उनको फांसी हुआ। हाँ नहीं, सॉरी, अटैक किए थे वो ब्रिटिशर्स पे 8 अप्रैल 1857। हाँ, तो वो अटैक किए तो उसके 2-3 दिन के अंदर फांसी हो गई। हाँ, और मई में 1857 में फिर मेरठ से ये विद्रोह शुरू हुआ। ये 85 वाला ये घटना जो है ना, ये आपका मई में हुआ है। जी सर, ठीक, थैंक यू सर। विद्रोह के दौरान छोटे शासकों और सरदारों ने बहादुर शाह जफर का समर्थन क्यों किया? इसमें थोड़ा सा पकड़ना होगा आपको। वे अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करना चाहते थे, वे ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत थे और मुगल सत्ता को अपने क्षेत्रों पर नियंत्रण पाने के साधन के रूप में देखते थे। बहादुर शाह जफर द्वारा उन्हें बड़ी रकम और संसाधन देने का वादा किया गया था। वे विद्रोह से प्रेरित थे, अंग्रेजों के खिलाफ सेना में शामिल होने की मांग कर रहे। डिस्ट्रैक्टर्स हैं अच्छे खासे। एक को आप खारिज कर सकते हैं, जफर के पास तो बेचारा खुद कंगाल था उस समय, तो जफर क्या संसाधन देगा। ये अभी हम लोगों ने पढ़ा भी है पीछे कि निशा बहुत हड़बड़ा के आंसर नहीं करना है, ये एक एक नंबर के लिए आपको संघर्ष करना है। हाँ, आदित्य जी ने सही पकड़ा। अभी हम लोगों ने ये सेम लाइन ही है, इसमें कुछ चेंज भी नहीं किया गया है। मुगल सत्ता के आने पर उनको लगता था कि ये हमें अपना क्षेत्र हमें वापस मिल सकता है, जबकि ये अंग्रेज अगर फैलेंगे तो हम सबको खत्म कर देंगे। क्योंकि ये बड़ी बड़ी अवध और ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी रियासतों को जब ये खा जा रहे हैं, तो हमारे जैसे छोटे देशों का तो ये क्या हाल करेंगे। तो इसलिए ब्रिटिश के एक्सपेंशन से ये लोग भयभीत थे और अ, अपने छात्र मुगल का अगर शासन आता तो उन्हें ये लगता था कि मुगल तो चूंकि अब उतने सशक्त है नहीं, तो उनके अंदर में, मुगलों के अंदर में हमारा शासन जीवित रह सकता है। मुगल हमें मान्यता दे देंगे, उनको कुछ हमें एक देना होगा, उनके पास नजराना देना होगा और नजराना देने के बदले वो हमें शासन करने देंगे। विद्रोह के लिए बहादुर शाह जफर ने के समर्थन की स्थिति को सॉरी, विद्रोह के लिए बहादुर शाह जफर के समर्थन ने स्थिति को कैसे प्रभावित किया? विद्रोह को कमजोर कर दिया, अंग्रेजों को सशक्त बना दिया। इसके कारण बहादुर शाह जफर की गिरफ्तारी हुई, कारावास में डाल दिया गया। इससे लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रेरित और एकजुट किया। इससे के परिणाम स्वरूप विद्रोहियों और ब्रिटिश सेना के बीच में एक शांति संधि हुई।
तो अंतिम तो आप खारिज कर दीजिए। अब बाकी के 3 में बताइए कि किस आंसर को हम लोग रखें, किसको खारिज करें। विद्रोह को कमजोर कर दिया और अंग्रेजों को सशक्त बना दिया। कुछ हद तक ये बात सही है, इन द सेंस कि क्योंकि बहादुर शाह जफर एक बहुत ही कमजोर शासक था, उसके जगह पर अगर कोई बढ़िया नेतृत्व वाला आदमी होता तो कहानी कुछ बदल सकती थी। इसने केवल एक चिट्ठी लिखी सबको। तो अब ये चिट्ठी लिखने में और लोगों को मोटिवेट करने में अंतर होता है। तो बहादुर शाह जफर की गिरफ्तारी हुई और कारावास में डाल दिया गया, ये तो उसका परिणाम आया। तो अब ये लास्ट है, जो तीसरा ऑप्शन है, करने के लिए प्रेरित और एकजुट किया। सही लोगों ने सही जवाब दिया है। संतावन के दौरान अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह एक व्यापक लोकप्रिय विद्रोह में बदल गया। 1857 में शुरू था। अंग्रेजी कंपनी की उपस्थिति के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा उत्पन्न हो गया। सिपाहियों ने मेरठ से शुरू करके विभिन्न स्थानों पर विद्रोह किया। समाज के विभिन्न वर्गों के लोग इस विद्रोह में शामिल हुए। इस तो लगता है हमने पढ़ लिया था, ये लगता है दोबारा पेस्ट हो गया। ओहो, ओके। विद्रोह के दौरान कौन से शहर प्रमुख बिंदु विद्रोह स्थल बन गए थे? ये तो आसान है, आप देख सकते हैं। फैजाबाद, बरेली, झांसी, मेरठ, बैरकपुर, रामगढ़, मद्रास, कोलकाता, बॉम्बे। ये तो पहले कट जाएगा सबसे पहले, इसके बाद आप काटिएगा किसको? मेरठ, बैरकपुर, रामगढ़। ये रामगढ़ में मंगल पांडे को फांसी हुई थी और कोई इसका सिग्निफिकेंस नहीं है। फिर दिल्ली में आपका मुगल शासक है कानपुर, लखनऊ। कानपुर से नाना साहब हो गए, लखनऊ से क्या नाम है, बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। तो ये उत्तर तो इसका ए होगा। हैदराबाद से अब्दुल्ला है, बरेली, झांसी। सी तो नहीं होगा। पहले 2 पर आप सोच सकते हैं। ये सबसे सही उत्तर है। फैजाबाद, बरेली और झांसी। बी। हाँ, बी। बी। देखिए इसमें सवाल पर ध्यान दीजिए, सवाल में लिखा हुआ है मेजर सिटी। अच्छा, मेजर सिटी है। लखनऊ में बेगम हजरत, कानापुर में दादरा टोपे, दिल्ली में बहादुर शाह जफर जी थे। फैजाबाद, बरेली, झांसी भी हो तो बी और ए में तो बहुत सारा समानताएं दिख रही। हाँ, सिटी की बात कर रहा है इसलिए पहला तो ही ये वो उत्तर सही है। कानपुर के कारण हो सकता है कि आंसर पहला ये हो जाए, क्योंकि कानपुर है नहीं इसमें, बी में नहीं। ठीक है।
किसने स्वयं को पेशवा घोषित किया और बहादुर शाह जफर की अधीनता स्वीकार की? इसमें तो पेशवा जब लिख दिया है तब तो आपको आंसर पहले ही बता दिया, तो कहने की जरूरत नहीं है। लखनऊ में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह आयोजित करने में किसने सक्रिय भूमिका निभाई? बेगम हजरत महल, लक्ष्मीबाई, बिरजिश-कद्र, नाना साहब, ये सब तो बहुत ही बेसिक फैक्ट्स हैं, आपको पता है हजरत महल का नाम। ब्रिटिश शासन के अंत की भविष्यवाणी किसने की और समर्थकों की एक महत्वपूर्ण ताकत खड़ी की? नाना साहब, अहमदुल्ला, बख्त खान, कुंवर सिंह। तो इसमें तो कुंवर सिंह पहले कट गए। ये भविष्यवाणी जो है सो भविष्यवाणी की बात अहमदुल्ला ने की। वो वाला पोर्शन नहीं लगता है आगे। अच्छा, ये पेस्टिंग के कारण गड़बड़ हो गई, ये पता नहीं आगे चला। यहाँ पर है मौलवी महमदुल्लाह शाह की शख्सियतों ने ब्रिटिश शासन के अंत की भविष्यवाणी की थी और समर्थकों की एक बड़ी ताकत खड़ी की। बरेली से सैनिक बख्त खान ने दिल्ली में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। कुंवर सिंह कुमार जमींदार कई महीनों तक बिहार के विद्रोही सिपाहियों के साथ लड़ाई लड़ी। ठीक है। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसे प्रमुख शहर विद्रोह में, यहाँ से ये सवाल उठा हुआ है। पहला सवाल, ये पेस्टिंग में गड़बड़ हो गया था। ये अहमद शाह अब्दुल्ला जो है इसका रेफरेंस क्या इसी अध्याय में है? हाँ, अच्छा, एक बार किसकी कोई मतलब रेफरेंस जिस तरह माझा प्रवास की तरह, चाहे सिपाही टू सूबेदार किस तरह भी लिख, मतलब कोई किताब उताब में है भविष्यवाणी कैसे ही स्टेटमेंट दे दिए हुए हैं क्या? नहीं लिखा हुआ है कि उन्होंने भविष्यवाणी। अच्छा, कुछ सीधा लिखा होगा अहमद शाह अब्दुल्ला ने, मैं बोला कि इसका अंत हो जाएगा, मतलब जल्दी से जल्दी। ये मौलवी थे, इनका अच्छा, रिलीजियस बैकग्राउंड है, इसलिए उन्होंने कहा तो लोगों ने मान लिया। हाँ हाँ, वही हुआ होगा उस समय मुगल सल्तनत का कुछ न कुछ प्रभाव रहा ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग यहीं तक है। ये स्लाइड पीछे आ गया है, इससे संबंधित प्रश्न हम लोगों ने पहले ही देख लिया। तो आज हम लोग अभी से यहीं पर विराम लेते हैं और आप सब लोगों का धन्यवाद। बहुत अच्छा रहा आज का सेशन। सक्रियता से आप लोग सभी लोगों ने भाग लिया। आदित्य जी, मधुलता, निशा, राहुल जी, आप सब लोगों को धन्यवाद। फिर कल मिलते हैं। ओके, गुड नाइट साहब, गुड नाइट।